हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो दूसरा दिन रहेगा सुपर 30s की सीरीज का, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के बारे में करने वाले हैं। और हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 1 नंबर के होंगे तो उनके आगे पीछे का यानी पूरी डिटेल उनके बारे में बताऊंगा। 3 नंबर के क्वेश्चन रखे हैं मैंने कुछ, और 8 नंबर का 2 क्वेश्चन रखे हैं शायद। तो शायद से 29 क्वेश्चन है, आज सुपर 39 कह लो, 29 29 क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिका किसकी पुस्तक है? राइटर कौन है इंडिका के? इंडिका पुस्तक के राइटर हैं मेगास्थनीज। इंडिका किस बारे में पुस्तक है जो मेगास्थनीज ने क्यों लिखी है? इससे हमें मौर्य काल के बारे में, मौर्य शासकों के बारे में पता चलता है। ये वो पुस्तक है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, इंडिका। भारत में कुल कितने वेद हैं? भारत में टोटल 4 वेद हैं, जिसके अंदर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं भारत के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको वेदों के नाम ना पता हो। ओल्डेस्ट वेदा इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना वेद ऋग्वेदा या ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल में इसकी रचना हुई थी, ऋग्वेद की। और अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जैन व बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का विवरण है? जैन व बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का विवरण देखने को मिलता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। गोपुरम शब्द किससे संबंधित है? देखिए, गोपुरम शब्द विजयनगर का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तब हमारे सामने देखने को आता है। गोपुरम भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला से संबंधित है। गोपुरम का एक छोटा सा मतलब अगर समझे तो इसका अर्थ होता है द्वार की निर्माण कला या द्वार। तो ये स्थापत्य से निकला हुआ शब्द है गोपुरम, जिसका अर्थ होता है द्वार। ये द्वार की रचना से संबंधित होते हैं बड़े बड़े भवनों के अंदर। ठीक है। भारत की वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? देखिए, भारत की वर्ण व्यवस्था में टोटल 4 वर्ण हैं, आप लोगों ने पढ़ रखे हैं काफ़ी बार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। पहले जो हमारे वर्ण हुआ करते थे, ये चारों हुआ करते थे कर्म आधारित, कि जिसने जो वेद पढ़ता था और वेदों के बारे में शिक्षा लोगों को दिया करता था, ज्ञान बांटा करता था, वो ब्राह्मण कहलाता था। जो व्यक्ति सेना या रक्षा के कार्य में लगा हुआ था वो क्षत्रिय, व्यापारी लोग वैश्य और अन्य काम करने वाले शूद्र कहलाया करते थे। परंतु धीरे धीरे ये जन्म आधारित हो गया। पहले कर्म आधारित था, बाद में से जन्म आधारित समय के साथ हो गया। फॉर एग्जांपल, यदि आप एक ब्राह्मण हैं, आपने जो ब्राह्मण का ये जो टाइटल है, जो इस वर्ण के अंदर आप आए हैं अपने कर्म के अनुसार, आपने वेदों की ज्ञान प्राप्त करी। फॉर एग्जाम्पल, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी जो कास्ट होती है, इनका मतलब होता है द्विवेदी का मतलब 2 वेदों का ज्ञान रखने वाला, त्रिवेदी 3 वेदों का ज्ञान रखने वाला, और चतुर्वेदी जिसे 4 वेदों का ज्ञान हो। पर अगर देखा जाए, जो अगर आज का कोई चतुर्वेदी या द्विवेदी है, उसका बेटा द्विवेदी ऑटोमेटिकली कहलाता है, चाहे उसको और उसके बेटे को वेदों का ज्ञान हो या ना हो। अभी हो गया जन्म आधारित, पहले हुआ करता था कर्म आधारित। तो 4 वेद हैं, चारों का मैंने आपको बता दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विजयनगर की स्थापना किसने करी? विजयनगर की स्थापना 2 ब्रदर्स, 2 भाई, हरियर और बुक्का ने करी। मुगल दरबारी किस भाषा में इतिहास लिखा करते थे? यानी मुगल काल की बात हो रही है। मुगल काल के 2 चैप्टर थे, एक तो डिलीट कर दिया है। तो जो ये लिखा करते थे फारसी भाषा के अंदर इतिहास। किस इतिहासकार ने चित्रकारी को जादुई कला कहा है? यानी चित्रकला की भव्यता को देखकर एक इतिहासकार था जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, जिसका नाम था अबुल फजल। उसी के द्वारा चित्रकारी को देखकर, चित्रकारी की भव्यता को देखकर कहा गया है कि चित्रकारी क्या है? एक जादुई कला है, यानी एक चित्रकारी के अंदर जादू होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21-22 मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं स्पेस की वजह से। सुलह एक कुल की नीति किसकी थी? देखिए, मुगल का ये वाला क्वेश्चन है, इससे अगला भी मुगल का, वो भी मुगल चैप्टर से संबंधित है। सुलह एक कुल की नीति अकबर ने दी थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
सुलह कुल की नीति कहती है अकबर ने जैसे कि राजपूत नीति लागू करी थी, इसी प्रकार सुलह कुल की नीति पर आगे लगाई थी, जिसका अर्थ था कि विभिन्न विभिन्न धार्मिक और निर्जातीय समूह के बीच सुलह रहे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के शासन चलता रहे। तो सुलह कुल की नीति किसने दी थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। बहुत ही महान शासक हुए अकबर। बेशक से सबसे कम पढ़े लिखे थे, सबसे कम ज्ञाता थे, परंतु प्रशासन 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने हाथ में लिया और उसके बाद काफ़ी अच्छा महानतम शासक कहा जाता है अकबर को अपने काल का, मुगल काल का। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू करा? देखिए क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। इस्तमरारी बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था, इसको लगाया गया था इस्तमरारी बंदोबस्त को 1793 के अंदर। संथालों की भूमि को क्या कहते थे? इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। संथालों की भूमि को कहते थे दामिन ए कुह। स्वराज पार्टी के जनक कौन थे? स्वराज पार्टी के 2 जनक माने जाते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो CR दास यानी चित्तरंजन दास, और दूसरा इनकी बिल्कुल साथ में जिन्होंने काम किया है वो थे मोतीलाल नेहरू। गांधी जी द्वारा आरंभ अखबार। गांधी जी के द्वारा एक अखबार लॉन्च किया गया था या उनके द्वारा अखबार लिखा जाता था, उस अखबार का नाम क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कई बार रिपीट हुआ है, यंग इंडिया। हड़प्पा की खोज किसने की? और अगला जो क्वेश्चन है मैंने लिखा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसको समझने के लिए एक छोटी सी टिक हम लोग देते हैं। हद मोरा, ह से हड़प्पा, दा से दयाराम साहनी, मो से मोहनजोदड़ो, रा से राखलदास बनर्जी या बैनर्जी। तो हड़प्पा की खोज करी दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। आप में से काफ़ी लोग इंदिरा गांधी का नाम लेंगे, परंतु जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट, एन आयरिश वुमेन। एक आयरलैंड की महिला थी जिन्होंने भारत में अपना राजनीतिक कदम रखा और उनके द्वारा एक पार्टी की स्थापना करी गई थी जिस पार्टी का नाम था होम रूल लीग। ये क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? एक उत्तर बनता है इसका एनी बेसेंट, एक बनता है अपना बाल गंगाधर तिलक BGT और एनी बेसेंट। देखो 2 थी, एक का जो हेडक्वार्टर है वो मद्रास के अडियार में था, एक का पुणे के बेलगाम में था। तो इन दोनों का है, अगर ऑप्शन में आए दोनों के नाम साथ नहीं देगा, 1 मार्क्स में आए तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जब इसे डीप में इन फ्यूचर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कंप्लीट करूँगा तो मैं बता दूंगा बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, और एनी बेसेंट का अभी बता देता हूँ। एनी बेसेंट का था मद्रास के RDR में और बाल गंगाधर की वाली का था पुणे के बेलगाम में। आगे आप याद रखिएगा इस टॉपिक को। आईन अकबरी किसने लिखी? आईन ए अकबरी। देखिए अकबर का नाम हमारा अकबर से संबंधित पुस्तक है, किसने लिखी? अबुल फजल। अभी मैंने बताया अबुल फजल कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक अकबर या बाबर? बाबर। कृष्णदेव राय के वंश का नाम लिखिए। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? विजयनगर के महानतम शासकों में से एक हुए हैं। तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय, इनका वंश ये था। ठीक है, तो हमने 22 क्वेश्चन इसके डिस्कस करे हैं। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एक बार इन्हें देखिए। तो बढ़ते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? महाभिन्न निष्क्रमण क्या होता है? गौतम बुद्ध के द्वारा जब 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया गया,
बीवी, बच्चे, बेटा था उनका, और राजपाट को छोड़कर जब वो वहाँ से चले गए, इसी प्रक्रिया को, ये जो उनके द्वारा किया गया, उसे महाभिन्न निष्क्रमण कहा जाता है या महान त्याग कहा जाता है। कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपना घर बार, राजपाट, बीवी, बच्चे को छोड़कर चले जाना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इसी चीज़ को इतिहास में महाभिन्न निष्क्रमण की घटना कहा गया है। वज्रयान क्या है? देखिए, बौद्ध धर्म में एक और अंश निकल गया जिसको वज्रयान कहा गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अंदर ये था कि किसी भी प्रकार की स्त्री मोह में ना आना, सांसारिक मोह माया में ना पड़ना, परंतु वज्रयान जो बौद्ध की शिक्षाएं थी उसके बिल्कुल अपोजिट एक धर्म बन गया था, एक अलग इसके अंदर का संप्रदाय बन गया था, जिसके अंदर सारी खुफिया, ये तंत्र मंत्र किया करता था, इसके अंदर सारी खुफिया एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जादू टोना इसमें हुआ करता था, स्त्रियों से संबंध इसमें बनाया जाता था, और सबसे बड़ी बात, ये बौद्ध की सारी शिक्षाओं के ओपोजिट था। और इसमें मदिरा पान यानी शराब कह सकते हैं आप, वह गोपनीय क्रियाएं की जाती थी जो बिल्कुल बौद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं से अलग है। वज्रयान को बौद्ध धर्म के पतन का भी कारण माना जाता है। औरंगजेब की दक्षिण नीति क्या थी? देखिए, औरंगजेब की हम राजपूत नीति के बारे में जान चुके हैं, अकबर की राजपूत नीति के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में। क्या हुआ? अकबर मध्य उत्तर में शासन किया करता था। भारतीय साम्राज्य आप सभी को पता काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो क्या हुआ? दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा, विजयनगर से संबंधित बीजापुर व गोलकुंडा, इन दोनों जगहों से औरंगजेब के पास वार्षिक टैक्स आना क्या हो गया? बंद। टैक्स इन्होंने देना कर दिया बंद। दक्षिण के थे ये दोनों, दक्षिण में आया करते थे। और दक्षिण में क्या था? मराठों का शासन तेज होने लगा, वहाँ पर मराठे फैलने लगे। तो क्या हुआ? औरंगजेब को ये बात हजम ना हुई। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, सुन्नी मुसलमान था। तो औरंगजेब ने क्या करा? दक्षिण की ओर पहले अपने बिल्कुल कुशल सैनिकों को और सेनापतियों को भेजा। वहाँ पर कुछ क्षेत्र तो वो जीत गए, परंतु उनकी हार हुई। फिर औरंगजेब को ही एंड में वहाँ पर जाना पड़ा, जहाँ पर दक्षिण की तरफ उसने अपने 25 साल ख़राब करे शासन के। और 25 साल ख़राब होने के चक्कर में जब औरंगजेब यहाँ से उतर के दक्षिण में आया, यहाँ की जगह खाली हो गई, इतने वहाँ से मराठा, राजपूत, सिख वो लोग मजबूत हो गए। यहाँ पर औरंगजेब ने कुछ क्षेत्र तो जीत लिए, पर उन क्षेत्रों को जीतने के बाद जब वो वापस गया, उसे ऊपर संघर्ष करना पड़ा। ना तो पूर्ण रूप से सफलता यहाँ मिली, ना पूर्ण रूप से सफलता यहाँ मिली। औरंगजेब की दक्षिण नीति और राजपूत नीति को मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, कि जिसकी वजह से मुगल की जो सत्ता थी, जो शक्ति थी, धीरे धीरे घटती चली गई और मुगल साम्राज्य का जो है पतन हो गया। महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता क्यों कहा जाता है? देखिए, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने के लिए बहुत सी बातें हैं। कुछ लोग महात्मा गांधी की नोट पर फोटो होने की आलोचना करते हैं, पर हमारा टॉपिक उससे संबंधित नहीं है। सीधा सा टॉपिक है, राष्ट्र का पिता क्यों कहते हैं? कई चीज़ें हैं आम जनता से संबंधित, या आम जनता के मध्य रहकर काम रहना लिख देता हूँ मैं, आम जनता के बीच रहना, और वहाँ से इन्होंने काम करे। दूसरा आप समझ सकते हैं, भारत जिस समय की बात हो रही है, 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी को भारत में वापस आए थे। तो उस समय, और देखा जाए काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 1990 तक, और आज भी भारत जो है काफ़ी हद तक कृषि पर ही रहता है। पर पहले कृषि प्रधान देश की संज्ञा पूर्ण रूप से प्राप्ति, पूरा का पूरा भारत कृषि पर आधारित था। काफ़ी हद तक बड़ी जनसंख्या कृषि में संलग्न थी। तो ये किसानों के लिए हितैषी थे, किसानों के हित में काम किया करते थे। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलनों में, यानी भारत को आज़ाद कराने में जितने आंदोलन किए गए, इन्होंने बहुत ही विशेष भूमिका निभाई। तो यानी भारत को राष्ट्र के रूप में जन्म देने का, पूरा राष्ट्र बनाने का जो जिम्मा है, लगभग काफ़ी हद तक महात्मा गांधी के द्वारा निभाया गया। इसी कथन को रखते हुए काफ़ी पॉइंट्स हमारे सामने निकल कर आते हैं, जिसमें से 3 ये है। 3 नंबर में 3 लाइन में बात ख़त्म करेंगे। तो इसीलिए महात्मा गांधी को
राष्ट्र का पिता कहा जाता है या राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अभी हमने महात्मा गांधी के द्वारा एक अखबार लिखा जाता था, अखबार निकाला जाता था, उसके बारे में जाता, जिसका नाम क्या था, यंग इंडिया। नोट डाउन कर लो, पेपर में देखने को मिलेगा। अभिलेखों की जानकारी की सीमा होती है। देखिए अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख पुराने इतिहास के लेख हुआ करते हैं जिनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। पत्थर, पेड़ की छाल, उस समय कागज नहीं हुआ करते थे, बाद में कागजों का इस्तेमाल किया गया, सभी पर लिखे जाते थे, पर प्राचीन लेख अभिलेख कहलाते थे। तो क्वेश्चन क्या है कि अभिलेख से जब आप जानकारी प्राप्त करते हो तो उनकी भी कुछ सीमा होती है। आपको कोई अभिलेख मिला या कोई भी इतिहासकार किसी अभिलेख की स्टडी करता है तो वो सीमा के साथ होते हैं, यानी हर चीज़ उसमें लिखी हो ज़रूरी नहीं सच हो। तो क्या सीमा होती है, तर्क देकर बताना है। पहली, तकनीकी सीमा। देखिए इनके ना कुछ अक्षर टूट जाते हैं, अक्षर धुंधले होना, टूट जाना, इस प्रकार की चीज़ें होती रहती है। तो मान लीजिए किसी अभिलेख पर कहीं पर किसी सन का जिक्र था, किसी डेट का और किसी महान शासक का जिक्र था, वो गलती से नष्ट हो गया, वो एरिया धुंधला हो गया, तो कहानी कहीं की कुछ और बन सकती है। तो अभिलेख को पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो इसके अंदर लिखा है उसको पहले जांच पड़ताल कर ली जाए। दूसरा, अभिलेखों का नष्ट होना। देखिए समय के साथ चीज़ें नष्ट होती हैं, उसी प्रकार जो अभिलेख हैं पुराने इतिहासों से संबंधित हैं, समय के साथ साथ वो नष्ट होते जाते हैं। तो ये नष्ट हो जाते हैं, तो अगर आप अभिलेखों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय की किसी और सामग्री, फॉर एग्जांपल विदेशी यात्री के वर्णन का, अगर किसी प्रकार का कुछ और सामग्री जो पत्थरों पर लिखी हुई है कुछ भी अवेलेबल है तो उनको एक बार कंपेयर किया जाए तो अच्छा रहेगा। विभिन्न शोध पत्रों से तुलना। वही वाली बात है कि अभिलेखों की क्या है, विभिन्न शोध पत्रों से तुलना की जाए, क्योंकि कुछ अभिलेख राजा या शासक अपने सामने लिखवाया करते थे। अगर कोई मैं अपने बारे में अपनी बायोग्राफी लिखवा रहा हूँ किसी से तो मैं अच्छी बातें लिखवाऊंगा, मैं गलत बातें नहीं लिखने दूंगा। तो उसी प्रकार ये 100% सच्चे भी नहीं होते। इस प्रकार की सीमाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं। हड़प्पा की जानकारी के स्रोत। हड़प्पा के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने, हदमोरा। अभी मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक। तो स्नानागार, एक विशाल स्नानागार हड़प्पा में पाया गया है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग नहाने के लिए या उनकी जीवन शैली किस प्रकार की थी। हम उस स्नानागार को देखकर पता लगा सकते हैं हड़प्पा के बारे में। कला के नमूने, यानी उस समय कुछ कला के नमूने मिले हैं, जैसे कि मिट्टी के खिलौने, धातु की मूर्ति इत्यादि। तो हम पता लगा सकते हैं कि इनके जो मिट्टी के खिलौने हैं, मान लीजिए हम तो खिलौने से खेलते नहीं, हमारा तो जो है स्मार्टफोन आ गया, सारी चीज़ों की वो जगह खा गया। उस समय के लोग मिट्टी के खिलौने का इस्तेमाल किया करते थे। तो वहाँ की जीवन शैली के बारे में या हड़प्पा में लोग किस प्रकार रहा करते थे, इस चीज़ को जानने में बड़ी आसानी रहती है। दूसरा है मोहरे। हड़प्पा में हमें कुछ मोहरे मिली हैं जिनके ऊपर पशुपति की भी फ़ोटो देखने, चित्र देखने को मिले हैं, कुछ चिन्ह देखने को मिले हैं, कुछ जानवरों की तस्वीर देखने को मिली है। तो उन जानवरों को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद वो उन्हें पाला करते थे या वो उन्हें दैव्य रूप में देखा करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा थी किस प्रकार के, ये सब अनुमान पर आधारित है। ये नहीं कि अगर वहाँ पर पशुपति की मोहर मिली है तो भाई आप कुछ भी कह दो। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ शायद ये होता होगा या शायद ये नहीं होता होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतिहास के अंदर हम सिर्फ चीज़ों से अनुमान लगाते हैं और इतिहास को बनाने की या बुनने की कोशिश करते हैं। 22 क्वेश्चन 1 नंबर के, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। 22 और 6 28, 2 क्वेश्चन और आपके सुपर 30 कंप्लीट करते हैं। एक बार देखिए। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन 8 नंबर के हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए जितने मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन कराए हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो पूरी वीडियो है, पर नोट करने के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं तो उन्हें नोट ज़रूर कीजिएगा, बाकी आपकी मन मर्जी। हाँ, पुरातत्वविद किस प्रकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, यानी जो पुरातत्वविद होते हैं उनके द्वारा इतिहास की पुनर्रचना कैसे की जाती है। यानी वो तार से तार जुड़ के किस तरीके से बताते हैं कि हड़प्पा, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा हड़प्पा के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में अगला चैप्टर पढ़ा कि वहाँ पर ऐसे होता था, ये सिक्के चला करते थे, इस प्रकार से सोने की मुद्रा या सोने का सिक्का चलाया गया। तो उन्हें कैसे पता चला, उसके लिए वो किस प्रकार की चीज़ें किया करते थे, खुदाई करके,
स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हार्ट हेडिंग आपके सामने मैंने दी है। खुदाई कर, सबसे पहले खुदाई कर या शोध कर वो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, साक्ष्य इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जीवन निर्वाह का आधार। उन साक्ष्यों के आधार पर जो उन्हें खुदाई करने के बाद मिले हैं, पता लगाते हैं कि जीवन निर्वाह का आधार क्या था, आधार क्या था, किस आधार पर वो अपने जीवन को जिया करते थे, निर्वाह किया करते थे। अगला है पशुपालन व शिकार। ये पता लगाते हैं कि क्या वो पशुपालन या शिकार करते थे। जैसे हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पता चला है, वो पशुपालन किया करते थे। सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं की पहचान। फिर ये पता करते हैं कि उस समाज में रहने वाले लोगों के बीच भिन्नता किस प्रकार की है। जैसे हमने महिला और पुरुष जो हड़प्पा के काल में हमें मिले, हमने जाना कि महिला जो है घाघरा टाइप पहना करती थी और पुरुष मूछें रखा करते थे, बाल में कंघी का इस्तेमाल किया करते थे। तो पता चला महिला और पुरुष के रहन सहन का तरीका अलग अलग है। ठीक है। उत्पादन केंद्रों की पहचान। फिर ये पता करते थे कि किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ उन जगहों पर उत्पादन किया जाता था। जैसे हमने पता लगाया था हड़प्पा के टॉपिक में कि बाहर के क्षेत्रों से भी हड़प्पा में लेन देन की प्रक्रिया थी, लेन देन का काम किया जाता था। फिर ये अस्थि पंजरों का अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं उस चीज़ के बारे में, और अन्य सभ्यता से तुलना। फिर उस समय की अन्य सभ्यता से तुलना करते हैं कि अगर दूसरे देश में इस प्रकार की सभ्यता उस समय काल में थी, भारत में ये वाली सभ्यता थी या किसी देश में ये वाली सभ्यता थी, तो देखते हैं कि हम या वो एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से कितना आगे या कितने पीछे स्टैंड करती है, किस किस प्रकार की वेरीज हैं उनके अंदर। इन सब का ऐतिहासिक ये पुरातत्वविद क्या करते हैं, इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए प्रक्रिया करते हैं। अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से तुलना। उस समय अगर कोई अभिलेख, कोई ग्रंथ, कोई लिखित पुस्तक अगर थी, उसको तुलना करते हैं प्राप्त किए गए साक्ष्यों से कि अगर उसमें लिखा है सोने के सिक्के चलाए जाते थे, तो क्या सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है, हाँ या ना। अगर ना, तो ये बात झूठी है जो अभिलेख में लिखी है, या शायद हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये शायद या अनुमान लगाकर इतिहास का पुनर्निर्माण करने में कार्य किया करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, इसीलिए इसको ऑप्ट करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। किस प्रकार हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। मेगास्थनीज की इंडिका, अभी मैंने 1 मार्क्स में कंफर्म करा था कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज के द्वारा। तो उस समय मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई, वो मौर्य काल का समय था। तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है, तो हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में पहला राज्य, दूसरा राजा कौन था, ये सारी स्थिति के बारे में पता चलता है। चाणक्य या कौटिल्य, कौटिल्य चाणक्य का ही नाम है, उनके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, उसे हम पढ़ेंगे। आप सभी को पता है चंद्रगुप्त के ऊपर किसका हाथ था या उनके गुरु कौन थे, कौटिल्य या अपने चाणक्य जी, उनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है। तो उसके अंदर बेशक से इन सारी जो मौर्य साम्राज्य इसके बारे में डिटेल हमें जानने को मिलेगी। जैन साहित्य, उस समय जैन धर्म अपने चरम पर था। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म भी था। तो इन दोनों के साहित्य को हम पढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें देखने को मिलती है। विशाख दत्त के द्वारा एक किताब लिखी गई, इस पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस। अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के द्वारा लिखाए गए अभिलेख, उनको स्टडी करोगे तो मौर्य जो आज तक हैं उनको स्टडी करने पे क्या होगा, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलेगी। और उस समय लिखे गए सांस्कृतिक ग्रंथ। तो ये थे हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए आज जो हमने टोटल कवर करा है, 1 मार्क्स के 22 क्वेश्चन, 22 मार्क्स, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन 18 मार्क्स, 8 के 2 क्वेश्चन 16 मार्क्स, लगभग 56 मार्क्स का हमने कवर कर लिया है सुपर 30 की वीडियो में। और 30 क्वेश्चन टोटल हो गए। मुझे लगा था शायद से मेरी तरफ से आज 28 क्वेश्चन थे, पर जैसे तैसे हमने 30 क्वेश्चनों को कवर करा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस फ्रूटफुल लगे कोई क्वेश्चन, या वैसे तो काफ़ी मैंने अपनी मेहनत करी है, आपको ठीक लगे तो लाइक, और आपके दोस्त यार भी आपके साथ कॉलेज में जाए तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी स्टडीज़ करते रहिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।